तो भारतीय संविधान में हमने पिछले सेशन में 1813 के अधिनियम तक बात करी थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। तो आइए देखते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या बात थी। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या बात थी। तो देखें 1813 की चार्टर अधिनियम में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। मतलब 1813 में 20 वर्ष बढ़ाएंगे तो 1833 आए हम। मैंने कहा था कि 1813 के अधिनियम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया था, किंतु चाय, चीन और पूर्वी देशों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो 20 वर्ष बना रहा। मतलब चाय पत्ती, चाइना के साथ व्यापार, ये और पूर्वी देशों के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल तक कर सकती थी। ये हमने बात की थी 1813 के चार्टर अधिनियम में। अब ये जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया तो उसके 20 साल पूरे हो गए। तो यहाँ पर पहली जो बात थी, यहाँ कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार मतलब चाय पत्ती सब कुछ छीन लिया गया। व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल क्या करे, भारत में रहे और भारत का शासन देखे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत में रहे और भारत का शासन देखे, ये थी 1833 के अधिनियम की पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त हमने कर दिया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत में रहेगी और वहाँ का शासन देखेगी। देखें इस अधिनियम की दूसरी बात कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ये था विलियम बेंटिक। ये था आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल। ये हुई इस अधिनियम की दो इंपॉर्टेंट बातें। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम में तीसरी जो बात थी, इस अधिनियम के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। और मतलब 1833 के अधिनियम के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसकी डेट जो थी 1843 का अधिनियम, 1843 में दास प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया। और ये जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलन बरो ने क्या किया था, दास प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो ये तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दास प्रथा को किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया था तो 33 का अधिनियम था। और कब किया था तो 43 में किया था। और किसने किया था, गवर्नर जनरल एलन बरो। इस अधिनियम की चौथी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही प्रकार का बजट बनाने का अधिकार मिल गया। मतलब गवर्नर जनरल क्या करेगा, पूरे देश के लिए एक ही प्रकार का क्या बनाएगा, बजट बनाएगा। तो ये थी इस अधिनियम की चौथी और इम्पॉर्टेंट बात। इसी तरह तो ये थी आपकी 1833 के अधिनियम की बातें, इंपॉर्टेंट बातें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। याद रखिए कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को हमने पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत में शासन कर रही है, ठीक है कि नहीं। और 1834 एक और काम हुआ था, 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग बनाया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में क्या बनाया गया था, विधि आयोग का गठन किया गया था। ये थी 1833 के अधिनियम की इंपॉर्टेंट बातें। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं 1833 के अधिनियम की अगली। अब दूसरी बात इसमें और याद रखें, फिर से अंग्रेजों ने कहा कि कंपनी के अधिकार पत्र को फिर से 20 साल बढ़ाया यहाँ से भी। तो अब जो अगला अधिनियम आएगा इसमें 20 में मैं जोड़ूंगा तो आएगा 1853 का अधिनियम। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम शुरू कर रहे हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 1853 का अधिनियम। देखिए, अब 1853 का चार्टर अधिनियम में क्या हुआ? 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या बात हुई? इस अधिनियम की पहली बात ये थी कि इस अधिनियम के तहत नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ? प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पदों को भरे जाने की व्यवस्था की जाने लगी। तो इस अधिनियम में क्या हुआ? नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पदों को भरे जाने की व्यवस्था की जाने लगी। तो ये है इस अधिनियम की पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, तो यहाँ पर नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया है हमने और प्रतियोगी परीक्षाओं से पदों को भरे जाने की व्यवस्था की जाने लगी। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनाई गई थी। मैकाले समिति की स्थापना हुई थी कि मैकाले समिति ये काम देखेगी कि कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे करना है और कैसे आपका ये सब काम किया जाएगा। तो ये नामजदगी मतलब नॉमिनेशन होता था। पहले क्या होता था कि अंग्रेज क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति आकर के अंग्रेजों से कहता था, तो अंग्रेज क्या करते थे, यदि किसी का रिश्तेदार निकला तो अंग्रेज राजा महाराजा या किसी बड़े आदमी के कहने पर भारतीयों को बड़ा बड़ा पद दे देते थे। और जब काम करवाते थे तो काम में वो व्यक्ति अयोग्य होता था, तो ये अंग्रेजों को नुकसान हो जाता था। तो अंग्रेजों ने कहा आज के बाद नॉमिनेशन समाप्त हो गया है, अब हम कंपटीशन एग्ज़ाम लेंगे और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में सफल होगा उसी को पद दिए जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये थी 1853 के अधिनियम की बात। अब देखिए, पुनः यहाँ पर दूसरी बात ये हुई कि कंपनी के अधिकार पत्र को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जो अगला अधिनियम आएगा वो आना था 1873 का अधिनियम। लेकिन आना 1873 का अधिनियम था, लेकिन आया कौन सा अधिनियम? आया 1857 की हो गई क्रांति। 1857 की क्रांति हो गई और 1857 की क्रांति होने पर अब जो अधिनियम अगले ही साल आ गया और आ गया 1858 का अधिनियम। आ गया कौन सा अधिनियम? 1858 का अधिनियम। और ये अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू से हम देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पर हम शुरू से अब देखेंगे 1858 का अधिनियम। देखें, अब 1858 के अधिनियम में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अब 1858 के अधिनियम की जो पहली और इंपॉर्टेंट बात है, अब हम लिख रहे हैं 1858 का अधिनियम। देखिए, अब 1858 का अधिनियम के तहत क्या हुआ? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने आपको बताया था कि 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार छीन लिया गया था और कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार ना करे, वो केवल भारत का शासन देखे। तो जो 1857 की क्रांति हुई, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी डाल दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डाल दी गई तो क्रांति तो कहा गया कि क्रांति तुम्हारे कारण हुई है, अतः उस ईस्ट इंडिया कंपनी से हमने क्या किया? भारत का शासन महारानी ने छीन लिया। तो पहली घटना ये हुई कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन लिया गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन लिया गया और भारत का शासन किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया।
ब्रिटिश क्राउन कोई और नहीं था, ब्रिटेन की महारानी थी। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की महारानी कब से भारत का शासन देख रही हैं? 1858 से देख रही हैं। अब क्या हुआ, इस अधिनियम की दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में मुगल बादशाहों ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दूती थे। क्रांति के बाद इन्हें दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास से बंदी बना लिया गया था और फिर बर्मा भेज दिया गया था, बर्मा रंगून, जहां पर 1862 में बहादुर शाह जफर दूती की मृत्यु हो गई थी। तो मुगल बादशाहों ने क्रांति में अहम योगदान दिया था। अतः अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मुगल बादशाहों के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मुगल बादशाह के पद को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की दूसरी घटना। तीसरी घटना, जो अंग्रेजों ने बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स मैंने आपको बताया था 1784 के अधिनियम के तहत ये बने थे। तो इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम में। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, भारत, देखें अब क्या हुआ था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जो गवर्नर जनरल था वो बदनाम हो चुका था। तो अंग्रेजों को लगा कि लोग सोचेंगे कि वही गवर्नर जनरल है जिसके कारण क्रांति हुई थी। अतः अंग्रेजों ने कहा कि गवर्नर जनरल का नाम भी बदल दिया जाए। तो क्या हुआ था कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इस अधिनियम के तहत बनने वाला जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस अधिनियम के तहत बनने वाला भारत का वायसराय था पहला। अगली क्या बात हुई, एक नया पद बना दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम में आता है, भारत सचिव का पद बना। इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव का क्या बन गया, पद बन गया। तो भारत सचिव का पद क्या कर दिया गया, बना दिया गया। ये है भारत सचिव का क्या बना दिया गया, पद बना दिया गया है। ये है इसकी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडियन सेक्रेटरी भारत सचिव का पद कब बना है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब से कहा जाने लगा, और भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो 1858 का अधिनियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक और बात हुआ, मैंने 1813 के अधिनियम में बताया था कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया, तो हमने 33 लाए। 33 से 20 वर्ष बढ़ाए तो 53 लाए। 53 से 20 वर्ष बढ़ाया तो 73 ला रहे थे, लेकिन 1857 की क्रांति के कारण 73 में नहीं आ पाया, 58 में ही आ गया। अब अंग्रेज जो ये लगातार 20-20 साल में लाते थे अधिकार पत्र, तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से सीरीज टूट जाती है और यहाँ से फिर अंग्रेज कम समय में अधिनियम लाने लगते हैं। तो 1858 के अधिनियम के बाद आता है 1861 का अधिनियम। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। देखिए अब इसके बाद आता है 1861 का अधिनियम। अब इस 1861 के अधिनियम में क्या हुआ, ठीक है दोस्तों। अब आता है 1861 का अधिनियम। इस 1861 के अधिनियम में क्या होता है, तो इस अधिनियम की पहली बात ये थी कि विभागीय प्रणालियों की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणालियों की शुरुआत, विभागीय प्रणालियों की क्या होती है भाई, शुरुआत होती है। और विभागीय प्रणालियों की शुरुआत करने वाला जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो विभागीय प्रणालियों की शुरुआत हुई किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये है इस अधिनियम की इंपॉर्टेंट बात। 1861 के अधिनियम की दूसरी बात क्या थी कि जो गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए, गवर्नर जनरल को यहाँ पर गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की क्या मिल गई, शक्ति मिल गई।
तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल क्या जारी कर सकता था? अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। देखें, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर देता है, जबकि राज्यों के लिए राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर देता है। तो बताऊंगा आपको अध्यादेश कब आते हैं और कैसे आते हैं। अभी फिलहाल आप ये याद रखें कि 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल यानी अंग्रेजों ने अध्यादेश जारी करने के लिए कहा था और जारी करने की शक्ति मिल गई थी। और याद रखें कि अंग्रेज जो ऐसा अध्यादेश जारी करेंगे, इसके जो टाइम पीरियड है, इसकी अवधि कितनी रखी थी अंग्रेजों ने? 6 माह की रखी थी। लेकिन वर्तमान समय का जो अध्यादेश है, वर्तमान समय का उसका जो अवधि होती है ये होती है 6 सप्ताह। वर्तमान समय में ऑर्डिनेंस की अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है। लेकिन अंग्रेजों ने जब इसको बनाया था तो अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? 6 महीने के भीतर काम करवाना होता था। तो ये है अध्यादेश जो 1861 के अधिनियम के तहत आया है। अब 1861 के अधिनियम के तहत इसके बाद आता है 1873 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब 1861 के अधिनियम के तहत जो है इसके बाद आता है 1873 का अधिनियम। अब 1873 के अधिनियम में क्या आता है? ठीक है, 1873 के अधिनियम जो अगला अधिनियम आता है वो आता है 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम। अब इसमें क्या होता है? 1873 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया था कि भारत का शासन देखे। 1833 पे फिर क्या हुआ? 1857 की क्रांति हो गई, पूरी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डाल दी गई। तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन भी ले लिया गया। अब हुआ ये कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं कर रही थी 1857 से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम? तो यहाँ पर इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया, इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और अंततः 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियल रूप से यानी औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली बंद कब से हो गई है? 1 जनवरी 1884। किस अधिनियम में ये बंद किया गया था? 1873 के अधिनियम में। ये था 1873 का अधिनियम। अब 1873 के अधिनियम के बाद जो है अब आएगा 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। तो इसको हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जुड़े रहें ऐसी ही जानकारी के लिए टीचिंग प्रो एकेडमी के साथ। धन्यवाद।